बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स 4 के बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट असाइनमेंट है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के मुताबिक व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज व्हाट इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। डेटा है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है f 0.5 हर्ट्ज। टू फाइंड टाइम पीरियड यानी t फाइंड करना है। इसका फार्मूला है t इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सोल्यूशन पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, t इज इक्वल टू 1/f की जगह हम 0.5 पुट करेंगे। हमें पता है कि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 1 लगाते हैं और जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगाते हैं, यानी ऊपर 10 आ जाएगा। 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, तो 1 एंड 0 यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा। 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। t इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये टाइम है, इसका यूनिट सेकंड है, तो 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। सेकंड असाइनमेंट है 10.2 स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स। डिटरमिन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड 1.5 मीटर। फाइंड क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स। गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट x 1.5 मीटर with the spring constant of 30.0 न्यूटन बाय मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है और हमें रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना है। तो गिवन डेटा डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम x से शो करते हैं, ये है 1.5 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम k से शो करते हैं वो है 30.0 न्यूटन बाय मीटर। यहाँ पे 0.0 का क्या मतलब है, क्योंकि 30.0 और 30 तो एक ही वैल्यू है। 0.0 का मतलब है कि ये वैल्यू एक्यूरेटली 30 है, यानी ये 29.9 भी नहीं है, ये 31.1 भी नहीं है, ये 30 न्यूटन पर मीटर है। ये वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है, इस वजह से यहाँ पे 0.0 लगाया है। टू डिटरमिन क्या फाइंड करना है, रिस्टोरिंग फोर्स। F और साथ यहाँ पे RES लिख दें, इसका मतलब है रिस्टोरिंग। फार्मूला बाय हुक्स लॉ, F restoring is equal to minus kx, ये इक्वेशन 1। सॉल्यूशन पुटिंग
वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो F रिस्टोरिंग फोर्स यानी RES, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के, हमारे पास है 30। अब 0.0 यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन तो हमने यहाँ पे 30 ही से करनी है। मैंने आपको कहा ना कि 0.0 का मतलब है कि ये एक्यूरेटली 30 न्यूटन बाय मीटर है और ये है 1.5। पॉइंट को हटा दें, -30, पॉइंट को हटा दें तो ये आ जाएगा 15 और पॉइंट के नीचे 1 और एक डिजिट है तो 0, इसके साथ कैंसिल, 0 0 के साथ, -315 45 और क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन है। असाइनमेंट 10.3 टाइम पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में है। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, मास गिवन है, is attached to a spring placed on a frictionless horizontal surface. The spring constant of spring is, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू गिवन है 4 न्यूटन बाय मीटर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। ये मास अटैच टू द स्प्रिंग सिस्टम है जिसको हमने प्रूव भी किया है। हमने इस सिस्टम का टाइम पीरियड फाइंड करना है कि ये अपना एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है। तो जो डेटा गिवन है वो मास है 0.5 किलोग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है के से इसे हम शो करते हैं, वो है 4 न्यूटन बाय मीटर। टू फाइंड टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसे हम टी से शो करते हैं। इसके लिए फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाय k। सॉल्यूशन, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, T इज इक्वल टू 2 पाई, हमारे पास 22/7 या 3.14 है, अंडर द रूट मास 0.5 और के हमारे पास 4 है। T इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 44/7 अंडर द रूट 0.5 को 4 से डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो इससे आ जाएगा 0.05। T इज इक्वल टू, अब 44 को 7 पे डिवाइड करते हैं, इससे आता है 6.29। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम वैल्यू लेंगे इस 0.05 का। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 0.22। T इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 1.4 और साथ इसका यूनिट सेकंड भी लगा लेंगे। असाइनमेंट 10.4 कैलकुलेटिंग एंगल के मुताबिक है कि हम सिंपल पेंडुलम का एंगल फाइंड करेंगे कि वो अपनी जगह से कितना एंगल, कितना डिग्री डिस्प्लेस हुआ है। एट व्हाट एंगल मस्ट बी पेंडुलम बी डिस्प्लेस टू क्रिएट अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 4 न्यूटन ऑन अ बॉब विद अ मास ऑफ 500 ग्राम। दो चीजें गिवन है, रिस्टोरिंग फोर्स गिवन है और मास गिवन है और हमें एंगल फाइंड करना है कि ये पेंडुलम अपनी जगह से हमने कितना डिस्प्लेस किया है। डेटा हमें जो गिवन है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स है F
और साथ RES लिख लेंगे, वो है 4.00 न्यूटन। इसका मतलब भी यही है, 0.00 का मतलब है कि ये जो डेटा है ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है, यानी ये डेटा 3.99 भी नहीं है, ये डेटा 4.11 भी नहीं है, ये एग्जैक्टली हमारे पास 4 न्यूटन है, इसलिए 4.00 लिखा है। और क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो आप यहाँ पे एक नेगेटिव भी लगा सकते हैं। मास गिवन है m, वो है 500.0 ग्राम। देखें यहाँ पे 0.0 का मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली 500 ग्राम है, लेकिन हमें पता है कि हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। SI यूनिट हमारे पास किलोग्राम है, तो 500 को 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये किलोग्राम बन जाएगा। इसके साथ अब यहाँ पे 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं लिखते तो ना लिखें, क्योंकि अब हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे किलोग्राम लिख लेंगे, 2020 के साथ कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.5 किलोग्राम। टू फाइंड एंगल फाइंड करना है, एंगल थीटा। इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो हमने जब सिंपल पेंडुलम को प्रूफ किया था तो हमने कहा था कि सिंपल पेंडुलम पे दो फोर्सेस लगती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है वो है -mg साइन थीटा, और एक mg cos थीटा है जो टेंशन को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे हम रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से ये एंगल फाइंड करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स RES इज इक्वल टू -mg साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 सॉल्यूशन। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करते हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स भी याद रखें और ये मास भी याद रखें। मैं इसको रफ करता हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स की जगह हम यहाँ पे -4 लगा लेंगे, इज इक्वल टू माइनस मास 0.5 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, ये हमें पता है, और साइन थीटा। इस माइनस को इस माइनस के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 इज इक्वल टू 0.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 4.9 और साथ है साइन थीटा। 4.9 को इस साइड पे ले आए तो 4 डिवाइड हो जाएगा, ये 4.9, 4 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल टू साइन थीटा। 4 डिवाइडेड बाय 4.9, इससे आ जाएगा 0.816। बाकी हम डिजिट्स को छोड़ देंगे, सिर्फ 3 डिजिट्स ले लेंगे और आ जाएगा साइन थीटा। अब हमें थीटा फाइंड करना है, यहाँ से इस साइन को हटाना है, तो हम दोनों साइड का साइन इनवर्स लेंगे। जिस तरीके से लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग यूज करते हैं, या मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी को हटाने के लिए हम उसका इनवर्स ए इनवर्स और बी इनवर्स यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड। इस साइड का भी साइन इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 0.816 इज इक्वल टू इस साइड का भी साइन इनवर्स लेंगे, यानी साइन थीटा के साथ भी साइन इनवर्स लिखेंगे और 0.816 के साथ भी साइन इनवर्स लिखेंगे। तो जिस तरह लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होते हैं, इस तरीके से साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से साइन इनवर्स फाइंड करना है, जो अभी मैं आपको बता दूंगा। शिफ्ट प्रेस करें, फिर साइन का बटन प्रेस करें और ये लिख लें 0.816। इससे आता है 54.686 लिखा हुआ है, तो हम इसको राउंड करके 69 भी लिख सकते हैं।
हमारे पास कैलकुलेटर में लिखा है 686, तो हमने इस 6 को हटाया और इस 8 को एक बढ़ा दिया, उसको 9 कर दिया और यहाँ पे थीटा। अब आप इसको भी राउंड कर सकते हैं, 54.69 को आप 55 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ये एंगल है, इसका यूनिट डिग्री है, तो ये हमारे पास 55 डिग्री आ जाता है। तो आपकी बुक ने तो यहाँ पे 54.6 लिखा हुआ है, तो आप इसको 54.6 भी लिख सकते हो, ये 9 भी हटा दें, या राउंड करके 55 डिग्री भी लिख सकते हो, दोनों एक्यूरेट है। कैलकुलेटर पे किस तरीके से साइन इनवर्स फाइंड करेंगे, देखिए ये शिफ्ट प्रेस करें और फिर साइन, देखिए आपके पास साइन इनवर्स आ गया। अब आपने वो वैल्यू पुट करनी है 0.816, 0.816 और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये इज इक्वल टू, देखें आपके पास कितना आ गया, 54.68635995, ये तो वैल्यू है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ अगर 2 डेसिमल प्लेसेस लें तो आ जाएगा 54.68, और इसके बाद देखें 6 है, तो अब हम इसको 69 भी लिख सकते हैं, यानी 54.69, और फिर आप इसको राउंड करके 55 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक वालों ने इसको 54.6 लिया है और बाकी तमाम वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया है, ये भी ठीक है, और अगर आप इसको 55 डिग्री लिखते हैं तब भी सही है। अब हमारे पास असाइनमेंट 10.5 है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट एवरेस्ट। एवरेस्ट मीन माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ है, वो माउंट एवरेस्ट है। उसमें उसके ऊपर हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने 9 में पढ़ा है, ये होता है फोर्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स ऑन यूनिट मास। जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसी तरीके से ये ज़मीन जो है, इसके चारों तरफ जो फील्ड है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ये फील्ड हर जगह डिफरेंट है, हर हाइट के ऊपर डिफरेंट है, तो यूनिट मास के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। यूनिट मास का मतलब 1 किलोग्राम मास है, तो 1 किलोग्राम मास पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट पे लगता है, यानी जिस जगह पे वो है, वो बॉडी जिस पॉइंट पे है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें माउंट एवरेस्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है। डेटा हम कलेक्ट करते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जी फाइंड करना है एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड एल्टीट्यूड ऑफ 8954 मीटर। ये हमारे पास हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट है, जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। इफ अ पेंडुलम विद अ लेंथ ऑफ 1 मीटर हैज अ पीरियड ऑफ 2.01 सेकेंड, वहां पे माउंट एवरेस्ट पे एक पेंडुलम है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका टाइम पीरियड यानी एक चक्कर वो अपना 2.01 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो जी की वैल्यू क्या होगी। हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ये डेटा यूज नहीं होगा, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट वो है 8954 मीटर। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल 1.00 मीटर, यानी 1 मीटर, और ये हमारे पास एक्यूरेट डेटा है, एग्जैक्टली 1 मीटर है, 0.00 का ये मतलब है। टाइम पीरियड टी वो गिवन है 2.01 सेकेंड। टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जी फाइंड करना है।
इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम वाला फार्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी। ये इक्वेशन 1 है। सोल्यूशन, क्योंकि हमें g फाइंड करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, लेकिन पहले यहां से ये स्क्वायर रूट हटाएंगे। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, तो t स्क्वायर और 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी, इसका भी स्क्वायर लेंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। ये स्क्वायर इन सब का है, 2 का स्क्वायर भी है, पाई का स्क्वायर भी है, और अंडर द रूट L बाई जी का स्क्वायर भी है। तो इसके साथ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, L रह जाएगा और यहाँ पे जी रह जाएगा। क्योंकि हमें ये जी फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। जी इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर L, और ये t इस साइड से जब इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। आप इसको इक्वेशन 2 कह लें। इन इक्वेशन 2 g इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 3.14 लिख लें, या 22/7। इसका स्क्वायर L हमारे पास 1.00 का मतलब 1 ही होता है, और t है, t हमारे पास 2.01 है, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी ले लेंगे। g इज इक्वल टू 4, 3.14 का स्क्वायर लेते हैं, इससे आता है 9.8596 डिवाइडेड बाय 2.01 का भी स्क्वायर ले लेंगे, 4.0401। g इज इक्वल टू, अब 4 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 9.8596, इससे आता है 39.4384 डिवाइडेड बाय 4.0401। g इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करते हैं, 9.76 का यूनिट होगा न्यूटन बाय किलोग्राम। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, देखें ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और इसका फार्मूला है फोर्स ऑन यूनिट मास। ठीक है, ये आपने 9 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5 में। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होता है 1 किलोग्राम मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है और मास का किलोग्राम है। तो इसके साथ हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि न्यूटन पर किलोग्राम लिखेंगे। आप इस न्यूटन बाय किलोग्राम को डिराइव भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे g इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये लेंथ है, इसका हमें यूनिट गिवन है, ये मीटर है, और ये टाइम है, इसका यूनिट भी गिवन था, ये सेकंड है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इस वैल्यू को किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई भी करूं और किलोग्राम के साथ डिवाइड भी करूं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे 1 आता है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ये किलोग्राम अलग से मैं लिख लेता हूं। तो देखें ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास किलोग्राम नीचे आ गया, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसके इक्वल है, न्यूटन के। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, न्यूटन बाय किलोग्राम। आप कहेंगे कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन के किस तरह इक्वल है, तो ये भी हमने पहले प्रूव किया। देखें फोर्स किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू एम ए के। m मास है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन।
तो देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल होता है, इसलिए मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन लिखा और ये किलोग्राम अलग लिख लिया। इसलिए जी की वैल्यू आप न्यूटन बाय किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये तो सिर्फ आपके समझाने के लिए है। लास्ट असाइनमेंट है वेवलेंथ ऑफ साउंड। द साउंड wave of wavelength 1.7 multiply 10 power minus 2 meter, ये wavelength है। Calculate the frequency of sound if its velocity 343.4 meter per second is given। तो given data है wavelength है, ये सब कुछ हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। वेवलेंथ को हम लेमडा से शो करते हैं, 1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 मीटर। वेलोसिटी ऑफ द साउंड वो है 343.4 मीटर पर सेकेंड या s-1। टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, यानी f फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये इक्वेशन 1। सोल्यूशन, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो रीअरेंज इक्वेशन 1, f इज इक्वल टू लेमडा इस साइड पे आ जाएगा तो v बाय लेमडा मल्टीप्लाई से डिवाइड। मैंने सिर्फ इसको सीधा करके लिखा है, f यहाँ पे छोड़ दें तो ये आ जाएगा, लेमडा इस साइड पे आ जाएगा तो v बाय लेमडा। फिर मैंने इसको इस तरीके से सीधा करके लिख लिया कि f इज इक्वल टू वी बाय लेमडा, क्योंकि हमारा ये तरीका है कि जो हमें फाइंड करना होता है हम उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। पुटिंग द वैल्यूज, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो f इज इक्वल टू v की वैल्यू है 343.4 डिवाइडेड बाय लेमडा है 1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2। f इज इक्वल टू, अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं। इससे आता है 2,0,200 हर्ट्ज। अगर आप इसको साइंटिफिक में लिखेंगे तो हमें पता है कि पॉइंट तो यहाँ पे होता है 1 2 3 4, हम पॉइंट को 4 डिजिट इस साइड पे लेकर आएंगे तो आ जाएगा ये 2.02। फिर इन दो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 4 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट को लेकर आए हैं तो 10 पावर 4 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है तो ये ले, तो हम हर्ट्ज भी लिख लेंगे। अब हम कैलकुलेटर की मदद से फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो पहले हमने ऊपर देखें लिखना है 343.43 43.4, देखें स्क्रीन पे आ गया है। अब लाइन है तो लाइन का मतलब डिवाइड है, ये डिवाइड प्रेस है, यहाँ पे डिवाइड आ गया है। अब हमने वेवलेंथ पुट करना है, तो वेवलेंथ पुट करने के लिए आपको पहले ये ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट ओपन 1.7, फिर ये देखें ये एक्सपोनेंट है, जब हम लिखेंगे ना पावर -2 तो पहले ये एक्सपोनेंट कर दें। आपके कैलकुलेटर पे इस तरह आ जाएगा 10 पावर, देखें 10 आ गया है। कुछ कैलकुलेटर में यहाँ पे सिर्फ ई आ जाता है, उसका भी यही मतलब है, यानी 10 नहीं आता उसकी बजाय ई आ जाता है। फिर -2 है तो ये माइनस और ये 2 और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देखें। अब ये इक्वल प्रेस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 20200, और फिर आपने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है।
साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये शिफ्ट प्रेस करें और ये मोड दबा दें। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 पे साइंटिफिक है, तो आपने ये 7 प्रेस कर दें। ये आगे देखें 0 to 9, यानी इसका मतलब है आपको कितने डिजिट्स तक वैल्यू चाहिए। हम कहते हैं कि हमें 3 डिजिट्स तक वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ देखें 3 प्रेस कर देता हूँ। ये देखें 2.02 10 पावर 4। तो जो हमने मैन्युअली किया था हम इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस वैल्यू को दोबारा नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कैलकुलेटर को दोबारा नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं, देखिए शिफ्ट प्रेस करें, फिर ये मोड, तो आपके पास 8 के ऊपर नॉर्मल है, तो ये आप 8 प्रेस करें और फिर 2 प्रेस करें, तो देखें आपके पास दोबारा वैल्यू नॉर्मल में आ गई है और आपका कैलकुलेटर दोबारा नॉर्मल मोड में आ गया है। तो ये हमारे कंप्लीट असाइनमेंट थे चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे।